हाँ तो बेटा कल हम लोगों ने या पिछली वीडियो में हमने क्या देखा, हमने देखा कि किस तरीके से पादपों के अंदर उत्परिवर्तन करके भी पादप प्रजनन करवाया जाता है। आज हम एक नया मेथड पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर बहुत अलग तरह की विधियां पढ़ेंगे और इस मेथड के अंदर हम क्या किसकी बात कर रहे हैं, चयन की। देखिए चयन क्या है, अगर प्लांट ब्रीडिंग की बात की जाए या पादप प्रजनन की बात की जाए तो हम उस पादप का चयन करना चाहते हैं जो कि मानव प्रजाति के लिए उपयोगी हो। जब मैंने पहली बार पढ़ाया था तब भी मैंने कहा था कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ पर चयन किसके आधार पर किया जाता है, उत्पादन या प्रोडक्टिविटी के आधार पर किया जाता है कि जिस फसल का प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी किसान उसी को लेगा, क्योंकि उससे उसकी आय भी बढ़ेगी और इतनी बड़ी जनसंख्या को पेट भर खाने के लिए भी हम क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। उसके बाद दूसरे मानकों को भी देखा जाता है या नहीं है। तो देखिए आपके पास में जितनी भी क्या है, आपके पास के अंदर जितनी भी फसलें हैं उन फसलों में जो बेस्ट क्वालिटी है, किसान चाहता है कि उसके पास वही क्वालिटी रहे और उसमें सबसे पहला उसका क्राइटेरिया रहता है बेस्ट उपज का होना, और हम चाहते हैं कि ये क्राइटेरिया उसके अंदर ऐसे ही बना रहे, तो उस ऐसे पादपों का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं। तो देखिए परिभाषा देखिए, पूर्व स्थित जीन समूह चाहे वह प्राकृतिक हो या कृत्रिम रूप से तैयार किए गए हो, यानी कि अपने आप ही उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा थी या फिर प्लांट ब्रीडिंग के अंदर डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, आप जिसके म्यूटेशन के थ्रू या अन्य किसी मेथड के थ्रू आपने उनके अंदर कुछ अच्छे वाले कैरेक्टर्स को या लक्षणों को क्या करा है, बनाया है, तैयार किया गया हो, में से उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधों को छांट कर अगली पीढ़ी में उन्हीं की संतति के उगाने की विधि को हम बेसिकली क्या कह देते हैं, चयन कहते हैं। तो बस सीधी सी बात है कि जो भी प्लांट है उसकी बेस्ट क्वालिटी वाले साथ, उसके बेस्ट लक्षणों के साथ में हम उस प्लांट को क्या करना चाहते हैं, आगे प्रोपगेट करना चाहते हैं, आगे उगाना चाहते हैं, ताकि बेस्ट लक्षण वाले पादप हमारे पास में मिलते रहे। प्रकृति में सबसे अधिक, देखिए बेटा ये तो प्रकृति का नियम ही है, ठीक है, कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यानी कि जो सबसे ज़्यादा फिट है वो क्या कर जाएगा, सर्वाइव कर जाएगा। हर एक जीव में धीरे धीरे क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं और वो अपने आप को अपने वातावरण के रहने के अनुरूप बनाता है। तो जब कोई जीव, चाहे वह पादप हो या जंतु हो, जब अपने वातावरण के रहने के अनुकूल वो अपने आप को बनाता है तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, अनुकूलन बोला जाता है। जब अनुकूलन होता है तो वह लक्षण जो कि उस जीव को क्या दे रहे हैं, उस वातावरण के अनुकूल बना रहे हैं या वो अनुकूलन शो कर पा रहा है, तो उसे प्रकृति क्या कर लेती है, एक्सेप्ट कर लेती है और आगे उसके सर्वाइवल के या आगे उसके वृद्धि के चांसेस उसे देती है। लेकिन अगर कोई जीव अपने आप को प्रकृति के हिसाब से नहीं ढाल पाता है तो धीरे धीरे ही उस प्रकृति से या आप कह सकते हैं इस दुनिया से क्या होता चला जाता है, खत्म होता चला जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहली बात है कि किसी भी जीव के सर्वाइवल के लिए नेचुरल सिलेक्शन होना, यानी कि प्रकृति के द्वारा उसे चयन किया जाना क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और यही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रकृति में सबसे अधिक अनुकूलन पौधे ही पनप पाते हैं तथा अनुपयुक्त पौधे धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक चयन कहते हैं। तथा आवश्यकता अनुकूल पौधों का चयन करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम चयन कहते हैं, जो हमने अपने हिसाब से क्या किए हैं, पौधे चयन किए हैं। अब देखती है, अतः चयन से अभिप्राय होता है कि छांटे गए पौधों को अधिकतर लाभप्रद लक्षण विद्यमान हो। सही बात है, आप के पास में मान लीजिए आप राजस्थान जोन के अंदर है, ठीक है, और राजस्थान जोन के अंदर मान लीजिए गेहूं उगता है। क्या उगता है, गेहूं। ये कौन सा जोन है, ये है राजस्थान में। अब राजस्थान जोन के अंदर जो गेहूं है इसकी भिन्न भिन्न किस्में या जिन्हें आप क्या कह सकते हो, वैरायटी उगती है, और इसमें एक किस्म भी है, वाई भी है, जेड भी है और ए भी है नहीं है। आपको पता चला कि जो एक्स किस्म है इसकी उपज जो है वो बहुत ज़्यादा है, उपज क्या है, बहुत ज़्यादा है या नहीं है। और जो ए वैरायटी है इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या है, बहुत अच्छी है। तो देखिए बेटा, अगर आपको बोला जाए कि आप भाई इनमें से कोई बेस्ट क्वालिटी वाले पादप चुन लो और उनको आप उगाना है या उनको मिलाकर पादप प्रजनक को नया क्या बनाना है, पादप बनाना है, गेहूं का ये अच्छी वैरायटी बनानी है, तो वो क्या करेगा, उपज वाली की और रोग प्रतिरोधकता वाली क्षमता वाली वैरायटीज को ही लेगा, उनका चयन करेगा और इनके लक्षणों को लेकर ही क्या बनाएगा, नई वैरायटी बनाएगा जिसमें दोनों लक्षण आने चाहिए। तो यही तो आप कर रहे हैं। आप करते क्या है, चयन के अंदर जो बेस्ट लक्षण रखने वाली वैरायटीज़ है उन्हें नॉर्मल किस्मों से आप क्या करते हैं, अलग करते हैं, और बेस्ट क्वालिटी वाली जो आपके पास में क्या आई है, वैरायटीज़ या किस्में आई है, उनके अंदर आप क्या करवाते हैं, आगे प्रजनन करवा के उनके जैसे ही पादपों को क्या करते हैं, बनवाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो चयन का अभिप्राय क्या है कि जो आप छांटे गए पौधे हैं उनके अधिकतर लाभप्रद लक्षणों का उनमें क्या होना चाहिए, विद्यमान।
इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए स्वपरागित फसलों में 2 विधियां अपनाई जाती है, यानी कि आप चयन के द्वारा जो आपने पौधे लिए हैं उन पौधों को अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभप्रद लक्षणों को प्राप्त कर सकें, ऐसे पौधे बना सकें जिनमें बेस्ट से बेस्ट कैरेक्टर प्रेजेंट हो, तो उसके लिए आप 2 विधि अपनाते हैं। एक आपके पास में आती है मास सिलेक्शन मेथड और एक हम पढ़ेंगे प्योर सिलेक्शन मेथड। तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम मास सिलेक्शन मेथड या समूह चयन मेथड। देखिए, समूह चयन मेथड के अंदर आप कुछ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझे। यहाँ पे चीज़ें ग्रुप के अंदर उगाई जाएगी, है या नहीं है, और समूह के अंदर उगाकर आपके यहाँ पर क्या बनाई जाएगी, नई वैरायटी बनी जाएगी। ठीक है, अब समूह पुंज मेथड के लिए किसी समष्टि में से एक समान उत्कृष्ट लक्षण वाले पौधों को अलग अलग छांटकर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को आप क्या कहते हैं, समूह चयन मेथड कहते हैं। देखिए बेटा, समूह चयन मेथड जो है ना वो सामान्यतः या सबसे ज़्यादा किस में होता है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो देखिए बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि मास सिलेक्शन मेथड ज़्यादातर क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स के लिए बेस्ट है, लेकिन सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स में भी देखा जाता है। तो अगर आपका क्वेश्चन आएगी ये मास सिलेक्शन मेथड सबसे बेस्ट किस पे रहेगा, तो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट पे रहेगा, लेकिन हालांकि इसे स्वपरागित फसलों में भी देखा जाता है। चलिए पहले हम समूह कलेक्शन मेथड को समझते हैं और क्या है। देखिए, समूह कलेक्शन मेथड का मतलब यह है कि हम भाई चयन कर रहे हैं, चयन का एक तरीका है ये जिसमें हम बेस्ट क्वालिटी वाली क्या चाहते हैं, कोई फसल चाहते हैं हमारे पास में। इसे कुछ समझें इस तरीके से। मान लीजिए आपके पास में क्या है, कोई ए वैरायटी है और ये वैरायटी जो है ये गेहूं की वैरायटी है ए। ठीक है, ये ए वैरायटी जो होती है मान लीजिए राजस्थान में उगती है, लेकिन और इसकी उपज बहुत अच्छी थी, किसानों के बीच में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, किसान इसे बहुत प्यार से और सहज के उगा रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी कमाई होती थी इससे, और बाकी और भी लक्षण इसमें बहुत सारे अच्छे थे, जैसे कि पादप की मान लीजिए लंबाई कम थी, साथ ही साथ उपज ज़्यादा थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, इसका स्पाइक जो था वो क्या था, बहुत बड़ा था। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये ए वैरायटी जो है वो बहुत ज़्यादा क्या थी, पॉपुलर थी। ठीक है, अब किसी वजह से इस वैरायटी के अंदर क्या आ गई है, कॉन्टामिनेटेड हो गई, या फिर इसमें क्या आ गई, खराबी आ गई। क्या हो सकता है भाई, देखो ये जो ए वैरायटी थी, आपने कहा चयन आप किस में करते हैं, स्वपरागण वाली फसलों में करते हैं, तो ये स्वपरागित थी, यानी कि जब बहुत समय से कोई चीज़ स्वपरागण कर रही होती है ना, तो उसकी वजह से हमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाते हैं। एक ही जीन प्रारूप बार बार आने की वजह से जो वेरिएशन से वो आना क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उसे इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी कहा जाता है। कहीं ना कहीं आकर एक चीज़ लिमिट से रुक जाती है या नहीं। रोज़ अगर आप एक खाना खाओगे तो आप ऊब जाओगे ना, तो कुछ नया चाहिए होता है। तो स्वपरागण कर करके ही क्या हो गया, इनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया और उसकी वजह से कंटामिनेटेड हो गई। या फिर क्या हो सकता है, इनके अंदर क्या हो गया, उत्परिवर्तन हो गया हो किसी वजह से, और ये प्रजाति क्या हो गई, कंटामिनेटेड हो गई। अब किसान परेशान है, किसान तो चाहता है कि उसे तो अपनी वो एक्स वैरायटी वाले जो बेस्ट लक्षण थे वो ही चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस एक्स वैरायटी को उगाएंगे और इसको बहुत सारे इस एक्स वैरायटी को उगाएंगे, है नहीं। अब इस एक्स वैरायटी को जब आप उगाएंगे तो आपको कुछ पौधे ऐसे भी मिलेंगे, क्योंकि कॉन्टामिनेटेड हो चुके ना, तो कुछ पौधे तो आपको ऐसे ही मिलेंगे जो बेस्ट लक्षणों के साथ में होंगे, यानी कि अच्छे कैरेक्टर के साथ में होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो अच्छे कैरेक्टर के साथ में नहीं होंगे। तो देखिए हम इस मेथड के अंदर क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर सबसे पहले हम पादप को उगाएंगे। कैसे उगाएंगे देखते हैं। देखिए मास सिलेक्शन मेथड में ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा आपकी किताब का ही चार्ट ले लिया है ताकि आप भी अच्छे से इसे क्या कर पाएँ, समझ पाएँ। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्रथम वर्ष के अंदर जितनी भी आपकी मान लीजिए ये ए वैरायटी हम जिसकी अभी बात कर रहे थे, इस ए वैरायटी को हमने क्या कर दिया, उगा दिया। बोलो उगा दिया, है नहीं है। तो और उगाने के बाद में बेटा, उगाने से पहले पहले हमने इसकी क्या बना ली थी, एक सूची बंधन कर लिया था, एक सूचीबद्ध कर लिया था इनको, इसके कुछ बेस्ट लक्षणों को, या आप कह सकते हैं इसके प्रमुख लक्षणों को, जो इसके बेस्ट लक्षण थे ना इसके अंदर, उनको हमने सूचीबद्ध कर लिया था कि भाई मान लीजिए इन लक्षणों के अंदर हम किस किस की बात कर रहे हैं कि जो पादप है उसकी जो लंबाई थी वो क्या थी, कम थी। दूसरी बात और हम क्या कर रहे हैं, दूसरा काम हम ये कर रहे थे कि इसकी उपज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, है या नहीं है। रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी। ये सारे के सारे लक्षणों का हमने क्या कर रखा था, अपने पास के अंदर सूचीबद्ध कर रखा था, यानी कि सूची में बना रखा था। बोलो बात समझ में आई यहाँ तक कि इन्हें क्या बना रखा था, सूची के अंदर सूचीबद्ध कर रखा था। अब देखिए,
इस तरीके से आपके पास में बहुत सारे प्लांट मिले। अब इस ए वैरायटी में आप अपनी सूची में देखोगे कि अच्छा मैंने क्या क्या किया था। जो मेरी एक्स वैरायटी थी उसके अंदर बेसिकली क्या था, बहुत अच्छी उसकी लंबाई कम थी, उसकी उपज ज़्यादा थी, कुछ पौधे उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थी। तो यहाँ पर जब आप पौधे उगाओगे तो कुछ पौधे इन सारे कैरेक्टर के साथ में होंगे। किसी में एक ही कैरेक्टर होगा, किसी में 2 होंगे, किसी में 3 कैरेक्टर होंगे, तीनों के तीनों होंगे। लेकिन आप उन पौधों को ढूंढोगे इस ए वैरायटी को उगाने के बाद में जो इन सारे जो आपने सूचीबद्ध किए थे लक्षण, उन सारे लक्षणों को अपने साथ में लेकर आ रहे हो। और ऐसे कम से कम आप 200 से 1000 उन्नत पौधों का क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। उन्नत पौधे मतलब जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, जिनके अंदर बेसिकली क्या है उपज ज़्यादा, इन सारे वचन लक्षणों को देखा जाएगा। और ये जितने भी पौधे आपको यहाँ से मिल रहे हैं, कितने 200 से 1000 जो भी पौधे आपको यहाँ पर मिल रहे हैं, इन पौधों के बीजों को आप एक जगह क्या कर लेंगे, एक साथ मिलाकर रख देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? एक साथ मिलाकर रखना, आपको कोई अलग नहीं करना है। ए वैरायटी को आपने उगाया, इस ए वैरायटी के अंदर कुछ पौधे आपको अपने वांछनीय लक्षणों के साथ या बेस्ट या उसके उन्नत लक्षणों के साथ में मिले। किसी में सारे के सारे उन्नत लक्षण थे, किसी में 1 थे, किसी में 2 थे। लेकिन जिन जो उन्नत किस्म लक्षण वाले रखने वाले पौधे थे, हमने उनके बीजों को, उसमें से 200 से 1000 उन्नत किस्म के बीजों को, पौधों को चुना हमने, और उनके बीजों को हमने क्या कर लिया, एकत्रित कर लिया। और ये हमारे पहले वर्ष का काम हो गया। अब हम दूसरे वर्ष में आएंगे और दूसरे वर्ष में हम क्या करेंगे, ये जो हमें ए वैरायटी के बीज मिले हैं, ये हमें क्या मिले हैं, ए वैरायटी के जो बीज मिले हैं, इनका हम क्या करवाएंगे, चेक मेथड से या चेक मेथड से क्या करेंगे, इनका आगे की तरफ जनन करवाएंगे। चेक मेथड क्या है कि जो भी दूसरी वैरायटी है उस क्षेत्र के अंदर जो बहुत बेस्ट है ना, उस वैरायटी के साथ में हम उसका क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए राजस्थान के अंदर आप ये सारा काम कर रहे हैं, तो राजस्थान के अंदर बहुत सारे, राजस्थान जोन है या नहीं है, ये राजस्थान क्या है, एक जोन हुआ। तो इस जोन के अंदर मान लीजिए आपकी जो ए वैरायटी थी जो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, वो कहाँ पर थी, जयपुर में थी मान लो। अब जयपुर से हम थोड़ा सा आगे चले गए, मान लो हम चले गए किधर, सीकर की तरफ चले गए, वहाँ पर भी कोई गेहूं की वैरायटी उगाई जा रही है। हम कहाँ पर चले गए, हम दौसा की तरफ चले गए मान लो भाई, ठीक है भाई, मैं किसी जोन को स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, उधर भी अच्छी वैरायटी उगाई जा रही है। हम किस तरफ चले गए, हम बीकानेर की तरफ चले गए, वहाँ पर भी क्या उगाई जा रही है, कोई वैरायटी उगाई जाती है जो क्या है, YZ और XYZ कर लेते हैं हम इसको, ठीक है, सॉरी XYZ नाम की वैरायटी क्या है वहाँ पर उगाई जा रही है। ये इन जिलों की क्या है, प्रचलित किस्में हैं, किसकी, गेहूं की। और ए वैरायटी जिसके ऊपर अपना क्या कर रहे हो, काम कर रहे हो। आप चाहते हो इस ए वैरायटी के, देखिए पहले ही इस ए वैरायटी के आपने उन पौधों के बीजों को चुना है जिनमें उन्नत लक्षणें किस्में थी या लक्षण थे। अब आपने ये XYG वैरायटी के अंदर भी देखा कि यार इनमें भी कुछ कुछ लक्षण हैं जो सीकर जोन के अंदर अच्छी उग रही है, या आपके दौसा में या बीकानेर जोन में अच्छी उग रही है। तो इनके अंदर की जो यहाँ की जो प्रचलित वैरायटी थी, आप उनको भी लेकर आ गए। अब द्वितीय वर्ष में आप क्या करेंगे, ये जो मिश्रित बीजों का प्रचलित किस्मों के साथ में क्या करवाएंगे, परीक्षण करवाएंगे। यानी कि मान लीजिए यह आपका ए वैरायटी वाले बीज है जो आप लेकर आए थे यहाँ से, जो मिक्स थे। अब आप इनका किससे करवा रहे हो, मान लो ये एक प्रचलित वैरायटी इसके पास में उगा दी आपने X। बोलो बात समझ में, जो हम कहाँ से लेकर आए थे, X वैरायटी हमें कहाँ पर मिली थी, X वैरायटी हमें मिली थी सीकर के अंदर। फिर हम ये वाले भी बीज है, इनकी भी हमने क्या करवा दिया, क्रॉस, और किससे करवा दिया, Y वैरायटी से, ये वो ए वाले ही हैं। बोलो बात समझ में आ रहा है। और दूसरी ए वैरायटी का भी जो बीज हमें मिल रहे हैं, सॉरी जो ए वैरायटी है उसको एक तीसरी वैरायटी जो हमें कहाँ से मिली थी, बीकानेर से मिली थी गेहूं की, उसके साथ में हम क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। देखिए बेटा यहाँ पे क्रॉस में आप क्या कर रहे हो, जिस जोन में आप हो, राजस्थान जोन में हो, उस राजस्थान जोन के ही जोन में ही उसी के रीजन में जो दूसरी बेस्ट वैरायटीज़ है उनके साथ में क्रॉस करवा रहे हो, आप जोन से बाहर नहीं गए हो। तो ऐसे मेथड को बेसिकली क्या बोला जाता है, ऐसे मेथड को आप बोल सकते हैं, एक तो इस मेथड को आप बोल सकते हैं इंटरस्टिशियल ट्रायल बोल सकते हैं, इनिशियल ट्रायल बोल सकते हैं, या इसे क्या बोला जाता है, प्रीलिमिनरी ट्रायल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर आप क्या करवा रहे हैं, यहाँ पर आप एक बार के लिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप प्रीलिमिनरी ट्रायल करा रहे हैं।
ट्रायल करवा रहे हैं। बोलो बात समझ में आई। और इसी के साथ में आप क्या कह सकते हैं, आप इसे इनिशियल ट्रायल करवा कर देख रहे हैं, है ना। कहाँ करवा रहे हैं, देख लीजिएगा, जो भी आपके मिश्रित बीज है उनका उसी जोन की प्रचलित किस्मों के साथ में आप क्या कर रहे हो, ट्रायल करवाए जा रहे हो। ध्यान रखेंगे, ये जो ट्रायल होता है ये सिर्फ और सिर्फ 1 साल का होता है। तो क्या आपसे पूछ ले कि प्रीलिमिनरी ट्रायल या जिसे आप क्या कह रहे हैं इनिशियल जो ट्रायल होता है वो बेसिकली कितने टाइम के लिए होता है, तो इनिशियल या प्रीलिमिनरी ट्रायल सिर्फ 1 साल के लिए होता है, जो उसी जोन की क्या कराया जाता है, प्रचलित किस्मों के बीच में प्रजनन करके करवाया जाता है। चलिए अब क्या करेंगे, अब आप ये देखेंगे, मान लीजिए आपकी ये ए ने और एक्स ने जब आपके यहाँ पर क्रॉस किया तो बहुत सारे अच्छे गुणों के साथ में, यानी कि उन्नत गुणों के सामने में इसने क्या करी, वृद्धि करी। आपके ए और वाई इन दोनों ने भी बेस्ट लक्षणों के साथ में वृद्धि करी, लेकिन यहाँ पर आपकी जेड वैरायटी जो खुद से उग रही थी वही बेस्ट थी। इस ए के साथ में इसका क्रॉस करवाने पर सारा का सारा काम क्या हो गया, गड़बड़ा गया। अब आपको तो सिर्फ क्या चाहिए, उन्नत किस्मों वाली चाहिए, तो इसमें से आप क्या कह दोगे, भाई इसे हटा दो, ये जेड वैरायटी अकेली उग रही थी ना तो ही बेस्ट थी, इसने जेड के साथ में जब ए के साथ में क्रॉस किया है तो इतने अच्छे हमें लक्षण नहीं मिले हैं, ये अकेली बढ़िया थी। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि एक्स और ए वैरायटी को मिलाने पर बहुत उन्नत किस्में बनी, जो उन्नत पौधे आए या उन्नत लक्षणों के साथ में नए पौधे आए जो एक्स और ए से भी बेहतर थे। ऐसे ही यहाँ पर भी ए और वाई के बीच में जब क्रॉस हुआ, जब चेक मेथड से हमने क्रॉस करवाया, चेक मेथड क्या है आपस में बता रही हूँ, या चेक वैरायटी कौन सी होती है, चेक वैरायटी वो होती है जो उसी एरिया में प्रचलित दूसरी वैरायटीज़ है ना। तो चेक वैरायटी का आपने जो फसल चुनी, जो आपने पादप चुन रहा है उसका क्रॉस करवा रहे हो आप, ठीक है। तो जब हमने ए और वाई का भी क्रॉस करवाया तो भी हमें जो नया पादप मिला है वो ए से भी बहुत अच्छा है और बी से भी क्या है, बहुत अच्छा है। तो आप यही करेंगे, प्रचलित किस्मों का मानक के रूप में उपयोग किया जाता है तथा चयन से प्राप्त समष्टियों के का सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाता है। सूक्ष्म मूल्यांकन कर लिया और आपको पता चला कि आपका ये वाला कॉम्बिनेशन और ये वाला कॉम्बिनेशन क्या है, बहुत बहुत ज़्यादा बेस्ट निकल कर आया है। चलिए देखिए अब आगे क्या हुआ, अब आगे क्या होने वाला है। अब हम आ गए तृतीय वर्ष, तृतीय से लेके 5वें वर्ष तक। देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो भी आपके पास में क्या आई है, प्रीलिमिनरी मेथड से आपने चेक वैरायटी के साथ में अपनी ए वैरायटी के क्रॉस करवाने पे जितने भी बीज मिलेंगे उन बीज को अब आप अलग अलग जगह पर भेजोगे, है या नहीं है। यानी कि पहले तो आपने प्रीलिमिनरी ट्रायल करवाया था और प्रीलिमिनरी ट्रायल के अंदर आपने बेसिकली क्या किया था, प्रीलिमिनरी ट्रायल के अंदर आपने उसी रीजन की प्रचलित वैरायटी के साथ में करवाया। अब आप किस पे जा रहे हैं, अब आप कोऑर्डिनेटेड वैरायटी ट्रायल पर जा रहे हैं। यानी कि नेक्स्ट जो आपके पास में ट्रायल आ रहा है इन फसलों के साथ में, इसे आप बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटेड ट्रायल। इस कोऑर्डिनेटेड ट्रायल में क्या किया जाएगा, ये जो आपकी वो थी, क्या थी आपकी, जो भी आपकी नई वैरायटी बनी थी, नई वैरायटी जो आपकी बनी है, इस नई वैरायटी को अन्य जोन की प्रचलित किस्मों के साथ संकरण करवाया जाएगा, है या नहीं है। तो राजस्थान जोन से आप लेकर आ गए और मान लीजिए ये राजस्थान जोन की है ए और इसका आप क्रॉस करवा रहे हो मान लीजिए महाराष्ट्र की किसी बेस्ट वैरायटी के साथ में जो है मान लीजिए बी। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे ही यहाँ पर आपके पास में राजस्थान जोन की कौन है, ए, ये राजस्थान जोन की है और आप कहाँ चले गए, आप बिहार चले गए, ठीक है। और वहाँ की कोई वैरायटी है, बेस्ट वैरायटी है मान लीजिए डब्ल्यू, उसके साथ में आप उसका क्या कर रहे हो, क्रॉस। ऐसे ही आप क्या कर रहे हो, मान लीजिए इस ए वैरायटी का, ठीक है, कर्नाटका के अंदर कोई वैरायटी चलती है, कर्नाटका के अंदर बहुत बेस्ट वैरायटी चल रही है, ठीक है, तो ए का क्रॉस करवा रहे हो आप मान लीजिए सी के साथ में, कोई दिक्कत है। चलिए अब ए और बी के साथ में क्रॉस करके फिर से बेस्ट क्वालिटी यानी उन्नत किस्म की कोई फसल बनकर क्या हुई, तैयार हुई। ए और डब्ल्यू के साथ में जब क्रॉस करवाया तो इतनी अच्छी उपज या इतनी अच्छी क्वालिटी जो थी वो आपको नहीं मिली। तो भैया बिहार के लोगों ने कहा कि भाई हमारी तो जो डब्ल्यू प्रजाति चल रही है ना वैरायटी, हम तो उसी के साथ में खुश है, प्रोडक्शन भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, आपके ए के साथ में क्रॉस करवा के तो हमारा मामला क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो यहाँ का किसान तो इसे नहीं अपनाएगा। अब मान लीजिए ए और कर्नाटका की सी वैरायटी के साथ में भी आपको क्या मिल गई, बेस्ट
क्वालिटी मिलकर क्या हो गई, तैयार हो गई। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये काम सिर्फ 1 साल में नहीं होगा। देखिए जब मैंने आपको प्रीलिमिनरी ट्रायल बताया था, जो कि आपने अपनी वैरायटी का उसी जोन में उगने वाली अन्य वैरायटियों के साथ में क्रॉस करवाया था, उसे आपने प्रीलिमिनरी ट्रायल या इनिशियल ट्रायल कहा था, वो 1 साल के लिए होता है। लेकिन जब आप क्या करवाते हैं, कॉर्डिनरी वैरायटी ट्रायल करवाते हैं, CVT करवाते हैं या कोऑर्डिनेटेड ट्रायल करवाते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, जो आप एक जोन से उन्नत किस्म बना के लेकर आए हो, ठीक है, उसका अन्य अलग अलग जोन की उन्नत किस्मों के साथ में जब क्रॉस करवा रहे हैं तो ये 1 साल में नहीं हो जाता, इसमें 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो पहले साल में तो आप जो वैरायटी आपकी कंटामिनेटेड हो गई थी आपने उसी को उगाया था, दूसरे साल में उसकी चेक वैरायटीज़ के साथ में यानी कि उसी एरिया की अन्य पॉपुलर वैरायटी के साथ में क्रॉस करवाया था, जिसे आपने प्रीलिमिनरी ट्रायल किया। 2 साल हो चुके हैं। अब अगले आप 2 से 3 साल यानी कि 3 साल आप और देने वाले हैं, जिसमें आप क्या करवाने वाले हैं, कोऑर्डिनेटेड ट्रायल करवाने वाले हैं। जो आपकी ए वैरायटी थी उसी वैरायटी का अब दूसरे जोन्स, जो आपका जोन था उस जोन से बाहर निकलकर दूसरे जोन के बेस्ट वैरायटीज़ के साथ में क्रॉस करवा रहे हो, 5 हो गया। अब यहाँ से आपको इनके क्या मिलेंगे, बीज मिलेंगे। छठे वर्ष के अंदर आप जो भी आपकी किस्में थी, ये A और B से मिली और A और C से मिली जो किस्में हैं, इनके बीज का क्या करवाएंगे, आप गुणन करवाएंगे। और इनका गुणन करवाने के बाद में, क्योंकि अब आपको पता है, यहाँ से आप वापस से गुणन करवाने के बाद में जो जो आपको बेस्ट लक्षण रखने वाले, जिसमें A के भी बेस्ट लक्षण हो, B के भी बेस्ट लक्षण हो, जिसमें A वैरायटी के भी बेस्ट लक्षण हो, C वैरायटी के भी बेस्ट लक्षण हो, ऐसे पादपों के चयन करके उनके बीजों को आप क्या कर देंगे, मार्केट में बेच देंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास में बेस्ट से बेस्ट वैरायटी क्या हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। और किसान यही चाहता है, किसान चाहता है उसके पास में बेस्ट से बेस्ट वैरायटी आनी चाहिए। तो ये था आपके पास में मास सिलेक्शन मेथड। मास सिलेक्शन मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, बहुत बीजों को एक जगह मिक्स करके अलग अलग चीज़ से आप क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल आपके डेली लाइफ जैसा है। जैसे कि मान लीजिए आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है या नहीं, तो स्पोर्ट्स पर्सन कैसे ग्रो करता है, पहले जब किसी खेल के अंदर आप हो तो पहले आपके स्कूल के अंदर सारे के सारे खेल होंगे, तो आपके स्कूल के अंदर जीतोगे। फिर टीचर आपको कहाँ लेकर जाएगा, आपके जोन के अंदर यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको खिलाएगा, है नहीं है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से आप कौन से लेवल पे आएंगे, फिर आप नेशनल लेवल पे खेलने के लिए जाएंगे, है नहीं है। तो ऐसा ही हमने किया, पहले हमारे घर के अंदर हमने अपनी वैरायटी को उगाया, है नहीं, फिर उसका कंपटीशन हमने किसके साथ में करवाया, उसी जोन के अंदर उगने वाली दूसरी वैरायटीज़ के साथ में करवाया, ताकि वहाँ से एक बेस्ट क्वालिटी निकल कर आई। फिर उसको हम नेशनल लेवल पर लेकर आए, यानी कि हम उसे कोऑर्डिनेटेड वैरायटी मेथड पर लेकर आए, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग जोन के अंदर मिलने वाली वैरायटीज़ के साथ में उसका क्रॉस करवाया। और इन सारी वैरायटीज़ को मिलाकर जो बेस्ट लक्षण वाले पादप हमें मिले, उनके बीजों को हमने क्या कर दिया, मार्केट के अंदर थ्रो कर दिया, किसानों को बेच दिया, ताकि उस बेस्ट क्वालिटी के साथ में वो आगे बढ़े। और किसान अब इसे अपना भी लेंगे, क्योंकि उनकी लोकल वैरायटी के बीच में क्रॉस करवा के आपने वहाँ से और भी ज़्यादा बेस्ट वैरायटी को उनके लिए निकाला है। तो दैट इज़ दी बेसिकली मास सिलेक्शन मेथड, जिसमें पूरे के पूरे क्या लग जाते हैं, 6 साल आपको लग जाते हैं। तो चलिए हम आते हैं हमारे मास सिलेक्शन मेथड की थ्योरी के ऊपर। तो समूह चयन के निम्नलिखित गुण होते हैं। समूह चयन पहले देख लीजिए, किसी समष्टि में से एक समान उत्कृष्ट लक्षणों वाले पौधों को अलग छांटकर तथा उनके बीजों को एक साथ मिला देने की विधि को हम क्या कहते हैं, समूह चयन। तो देखिए हमने ए जो वैरायटी ली थी उसको हमने क्या करवाया था, ग्रो करवाया था, और उससे जो जो उसके बेस्ट क्वालिटी वाले प्लांट थे, 200 से 1000 प्लांट चुने थे, और उन प्लांट्स के बीजों को हमने क्या कर दिया था, मिक्स कर दिया था। याद आ रहा है? अब देखिए समूह चयन द्वारा विकसित किस्में अपेक्षाकृत अधिक अनुकूलित होती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन्हें हम डिफरेंट वैरायटी के साथ में और भी ग्रो करवा रहे हैं। इसके द्वारा विकसित किस्मों में बहुत आनुवंशिक विविधता उपस्थित होती है। बिल्कुल सही बात है, होगी भी ना, क्योंकि पहले आपकी ए वैरायटी के साथ में आपने उसी जोन की दूसरी वैरायटीज़ के साथ में क्रॉस करवाया, विविधता आ गई। फिर ये जो नई वैरायटीज़ बनी है उसका अलग और जोन की वैरायटीज़ के साथ में क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो भाई विविधताएं तो आएगी ही आएगी। यह विधि प्रजनन की सबसे सरल विधि है। बिल्कुल सही बात है। इस विधि के उप से शुद्ध वंशाक्रम किस्मों का शुद्धिकरण किया जा सकता है। यस, इस विधि के द्वारा आपने हर बार बेस्ट क्वालिटी वाले प्लांट्स के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। बेस्ट क्वालिटी कब होती है, जब कोई जीव अपनी किसी जीन के लिए कैसा होता है, समयुग्मजीय अवस्था के अंदर होता है, ना कि विषमयुग्मजीय अवस्था में। तो बेस्ट कैरेक्टर्स को रख रहा है, यानी कि शुद्ध है अपने लक्षणों के लिए वो। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और इस मेथड को हमने पूरा का पूरा ही देख लिया है। चलिए अब समूह चयन के दोष क्या क्या है, इसके कुछ दोष भी है, ये भी आपको याद होने चाहिए। सबसे पहली बात, इससे विकसित किस्मों में समरूपता का अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए समरूपता तो नहीं रह पाएगी, क्योंकि आप पहले सेम जोन की फिर डिफरेंट जोन की वैरायटीज़ के साथ में क्या करवा रहे हो,
क्रॉस करवा रहे हो। ठीक है, इस विधि से शुद्ध वंशाक्रम चयन विधि की अपेक्षा कम सुधार होते हैं। तो देखते हैं, अभी हम प्योर लाइन मेथड को देखेंगे, देखते हैं वहाँ पर जाके देखेंगे, तब आपको पता चल जाएगा कि प्योर मेथड और मास मेथड के अंदर ऐसा क्यों है कि प्योर मेथड ज़्यादा बेटर रह रहा है। ठीक है, संतति परीक्षण न करने के कारण चयन किए गए पौधों का वास्तविक मूल्यांकन नहीं हो पाता है। बिल्कुल सही बात है, हमने बल्क में बीज लिए हैं और इनकी मिक्सिंग कर दी है, तो हमने कोई एक एक क्वालिटी को नहीं चुना है, हमने मिक्सिंग करके क्या करवाया, यहाँ पर काम करवाया, तो इतने अच्छे से आप मूल्यांकन नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, बीज प्रमाणीकरण के लिए इस विधि के द्वारा विकसित किस्मों की पहचान मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, अगर आप बीज के आधार पर कर रहे हो तो यहाँ पर आपने बीजों को ही क्या कर दिया है, मिक्स कर दिया है, पता ही नहीं कौन सा किस प्लांट से लिया था। तो भाई आप जिस प्लांट से लेते हैं, अगर लेकर रखते हो तो आपको पता रहता है अच्छा ये बीज में बेस्ट क्वालिटी थी और ये तो मैंने इस प्लांट से लिया था, तो हो सकता है उससे आप और एक नया बना लेते, लेकिन आपने तो यहाँ पर सारे बेस्ट प्लांट्स के बीज को आपस में क्या कर दिया, मिक्स कर दिया है या नहीं है। चलिए आ जाते हैं। इस विधि से सुधार के लिए मूल समष्टि में आनुवंशिक विविधता उपस्थित होना अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। इस सुधार के लिए जो आपकी मूल समष्टि है, जो ए वैरायटी थी, उसके अंदर आनुवंशिक विविधता, सही बात है, ए वैरायटी के अंदर चेंजेस तो थे ही। जब हमने पहली बार ए वैरायटी को उगाया था तो उसने डिफरेंट प्लांट्स दिए थे, हमने एक सूची बनाई थी भाई ए वैरायटी में ये बेस्ट लक्षण है। मान लीजिए 5 बेस्ट लक्षण थे, तो उसी वैरायटी के कुछ पौधे में तो पाँचों के पाँचों बेस्ट लक्षण मिले, किसी में एक ही मिला, किसी में 2 ही मिला, यानी कि उनके अंदर क्या थी, आनुवंशिक विविधता उपस्थित थी। फिर हमने उन बेस्ट क्वालिटी वाले पादप के बीजों को लिया, हमने देखा भी नहीं कि कौन सा बीज हमें कौन से बेस्ट क्वालिटी प्लांट से मिल रहा है, और हमने उन सबको एक जगह क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आई। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है, ये हमारे पास में आता है प्योर सिलेक्शन मेथड। कौन सा मेथड आता है, प्योर सिलेक्शन मेथड। देखिए, प्योर सिलेक्शन मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, किसी भी शुद्ध वंशक्रम के सभी पौधों का जीन प्रारूप एक समान होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, किसी भी शुद्ध वंशक्रम के, फॉर एग्जाम्पल ये पादप है, इसकी जीन के दोनों व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसके दोनों ही जो एलील है वो क्या है, प्रभावी लक्षण वाले हैं। तो इस पादप में स्वपरागण, आपने लोगों ने खुद ने कहा है, जो चयन मेथड है वो स्वपरागण वाली संततियों में देखा जाता है। और पुंज मेथड तो आपसे पूछ लिया जाए, सॉरी प्योर लाइन मेथड आपसे पूछ लिया जाए तो ये तो हमेशा और हमेशा स्वपरागित, स्वपरागित किस्मों में ही देखा जाएगा। कभी कभी क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेटेड में भी देखा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्योर लाइन मेथड इज बेस्ट फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड, यानी कि स्वपरागित किस्म फसलों के लिए, पर परागित के लिए इनमें से कोई नहीं, तो आप स्वपरागित लगाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन ये हो कि स्वपरागित हो ही नहीं और कभी कभी आपके पास में क्रॉस पॉलिनेशन दे रखा हो, तो आप वहाँ क्रॉस पॉलिनेशन लगाएंगे। और अगर आपके ऑप्शन में स्वपरागित भी है और कभी कभी परपरागित फसलों में, और सी ऑप्शन दे रखा है कि ए और बी दोनों हो सकते हैं, तो आप ए और बी लगाएंगे। अगर ए और बी दोनों वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आपको पर स्वपरागण व कुछ परपरागित में फसलों में भी होता है, फिर आप स्वपरागण को क्या करेंगे, चयन करेंगे। तो स्वपरागण होने की वजह से जब भी ये पादप अपने जैसे ही बनाएगा, मान लीजिए इसी पादप के नर युग्मक है, इसी पादप के मादा युग्मक है, तो ये नर युग्मक बनेगा, ये मादा युग्मक बनेगा, और हर बार जीन प्रारूप क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब मान लीजिए ये पादप आगे गया, स्वपरागण करता है, तो इसलिए अपने नर युग्मक बनाएगा, ये अपने मादा युग्मक बनाएगा, इसके नर मादा जननिक भाग, और फिर वापस से यही सेम आपको क्या मिल रहा है, जीन प्रारूप। तो यहाँ पर जो जीन प्रारूप होता है वो कैसा रहता है, एक समान ही रहता है। देखिए और आगे की तरफ, किसी स्वपरागित प्रजाति के एक पूर्णतः समयुग्मज पौधे की संततियों को शुद्ध वंशक्रम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी स्वपरागित प्रजाति के पूर्णतः समयुग्मज, ये पूर्णतः समयुग्मज है पौधे की संततियों को हम शुद्ध वंशक्रम कहते हैं, क्योंकि एक के साथ एक पीढ़ी के अंदर ये शुद्ध लक्षण ही आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस विधि के अंदर क्या किया जाएगा। देखिए बेटा, इस विधि के अंदर क्या किया जा रहा है, वही वापस से हम कोई भी वैरायटी जो है, जो कि अपने बेस्ट लक्षणों के साथ में, देखिए किसान भी यही चाहता है कि उसके सारे के सारे पादप ना बेस्ट होने चाहिए। तो जो अब आपने देखा होगा, गेहूं की खेती जब होती है तो सारे के सारे गेहूं की लंबाई एक जैसी होती है, फूलों का रंग एक जैसा होता है नहीं है, उनका जो दाना या गेहूं बना वो भी बिल्कुल क्या है, एक जैसा है। अगर किसी एक प्लांट के अंदर कोई रोग हो गया तो सारे उस समूह के सारे प्लांट्स के अंदर हो जाता है, क्योंकि किसान को भी सारे के सारे पौधे एक जैसे चाहिए। हालांकि इन इतने सारे
फसल के अंदर कुछ 2-4 पौधे अलग हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन किसान भी क्या चाहता है कि उसकी जो फसल उग रही है वो सारे के सारे पादप एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समरूप होने चाहिए। ऐसा तो है नहीं ना कि फसल काटने के बाद में कुछ तो गेहूं के बीज सुनहरे रंग के हैं, कुछ लाल रंग के हैं, कुछ सफ़ेद रंग के हैं, ऐसा नहीं होता है या नहीं है। तो देखिए, तो हम क्या करेंगे, पहले कोई देसी किस्म को जो कि शुद्ध क्रम है उसको हम क्या करेंगे, पहले वर्ष के अंदर वृद्धि करवाएंगे। किसी विविधतापूर्ण किस्म या समष्टि में से 200 से 2000 उत्तम लक्षण वाले पौधों का, जैसे पौधों की लंबाई, पकने की अवधि, दानों का आकार, रोग आदि के आधार पर हम इसमें क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। तो पहले हमने अपनी देसी किस्म को उगाया और उस देसी किस्म में से भी वही सूचीबद्ध कर रखा था हमने कि भाई इस किस्म में ये बेस्ट लक्षण होते हैं, इन बेस्ट लक्षण रखने वाले इन पौधों को हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। अब चयन किए गए पौधों को हम क्या करेंगे, अलग अलग इकट्ठा करेंगे। सोचिए, हमने मास सिलेक्शन मेथड के अंदर एक जगह लिया था, लेकिन यहाँ पर आप क्या नहीं ले सकते हो, यहाँ पर आप एक जगह नहीं ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्या करने जा रहे हैं, लंबाई के आधार पर मान लीजिए छोटी लंबाई यानी कि बौना पौधा आपको चुनना है। भाई पौधा बौना होना चाहिए, उपज ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये पौधा आपने चुन लिया। मान लीजिए आपने बड़े दाने का आकार, दाने के आकार के बेस पर बड़े बड़े दाने जो थे ये इस एक पादप में हो गए, इस पादप को भी हमने क्या कर लिया, अलग चुन लिया। मान लीजिए एक पौधा हमें ऐसा मिला जिसकी रोग प्रतिरोधकता जो थी वो बहुत अच्छी थी, तो इस पादप को भी हमने अलग कर लिया। और इनके जो बीज हमें मिल रहे हैं, इनसे जो हमें क्या मिल रहे हैं, इनके बीज मिल रहे हैं, उन बीज को अलग अलग क्या किया है, एकत्रित किया है। एक जगह पे नहीं किया है भाई, हमने अलग अलग क्या किया है, एकत्रित किया है और इन्हें अगले सीजन तक के लिए पैकेट्स में डालकर अच्छे से रख दिया जाएगा। अब देखिए बेटा, एकल पादप संतति, इसे तो आप एकल पादप की संतति कहते हो। इस बीज से जो बनेगी उससे अलग, इस बीज से जो बनेगी अलग, इस पादप के बीज से जो बनेगी अलग। तो चयन किए गए पौधों के बीजों से एकल पाद यानी अर्थात एक पौधे के बीज से एक कतार में उगाएंगे। तो मान लीजिए आप ये लंबाई, जिसकी हमें बेस्ट लंबाई मिली थी, इस पादप को हमने नाम दे दिया ए, इसे हमने दे दिया बी और इसे हमने दे दिया सी। तो ए पादप की रो उगा देंगे, बी की रो उगा देंगे सी। तो एक कतार के अंदर या अलग अलग प्लॉट के अंदर या फिर हो सकता है अलग अलग सेक्शंस के अंदर आप बेसिकली से क्या करेंगे, उगाएंगे। तो एक रो में आपने ए पादप के ही बीज उगाए, एक रो में आपने बी पादप के जो बीज उगाए और एक रो में आपने सी पादप के उगाए हैं। इन संततियों का दृष्टि मूल्यांकन किया जाता है और सफलता से आके जा सकने लक्षणों को हम ले लेंगे। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ए पादप भी यहाँ वृद्धि कर रहे हैं, बी की भी रो है और सी की भी रो है, बोलो है या नहीं है। अब क्या होगा, इस ए रो में से मान लीजिए ये ए रो के पादप है, इस ए रो में से भी जो पादप सबसे बेस्ट होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, अलग। मान लीजिए ये बी पादप के लिए रो है, तो इन बी पादप वालों में से भी कुछ पौधे ऐसे होंगे जो खराब भी होंगे। ऐसा तो है नहीं कि ए पादप बीज जो सारे के सारे ही एक जैसे होंगे, उनमें भी कुछ ऊपर नीचे होगा। तो बेस्ट लक्षण वाले पादप ले लेंगे और ऐसे ही सी में से भी ले लेंगे। अब केवल उत्तम व उपयुक्त लक्षण वाली कुछ 10 से 50 संततियाँ, मान लो इसकी भी ले ली, इसकी भी ले ली, इसकी भी ले ली, तो आपने बीज उगाए, बीज से जो आपने ए पौधा उगाया, बी उगाया, सी उगाया, अलग रॉ में उगाया, उस रॉ में भी जो बेस्ट क्वालिटी के साथ में पौधे उगे हैं उनको आप क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे और उनके बीजों को आप अलग अलग करके क्या कर लेंगे, रख लेंगे। चलिए, अब आप कौन से वर्ष के अंदर आ गए हैं, आप तृतीय वर्ष में आ गए। उन्नत संततियों का प्रारंभिक उपज परीक्षण किया जाएगा। अब देखिए भाई, अब यहाँ पर कौन सा मेथड होगा, प्रीलिमिनरी ट्रायल होगा, जिसे आप क्या कहते थे, इनिशियल ट्रायल भी कहते थे। ठीक है, तो अब आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पर इनिशियल ट्रायल करेंगे तृतीय वर्ष में। वहाँ पे द्वितीय वर्ष में आपने कर लिया था मास सिलेक्शन में, यहाँ पर ये एक स्टेप आपके पास में क्या है, थोड़ी सी ज़्यादा है। वहाँ पे आपने सब बीजों को मिक्स कर दिया था और प्रीलिमिनरी ट्रायल पे चले गए थे, है नहीं है। यहाँ पर क्या किया, आपने सब बीजों को अलग अलग रखा है और पहले इनके बीजों को उगाया है अलग अलग कतारों में और फिर उस कतार में से भी अलग अलग जो बेस्ट लक्षण वाले पौधे हैं उनको ले लिया, उनके बीजों को ले लिया है। अब उनके बीजों को आप क्या करेंगे, जो उस जोन की प्रचलित किस्म है, जिसे आप क्या कहते हैं, चेक वैरायटी कहते हैं, उस वैरायटी के साथ में आप क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे। मान लीजिए ये ए वाली वैरायटी थी आपके पास में, ठीक है, ये बी वैरायटी थी और ये सी वैरायटी वाला था पौधा, ठीक है।
चलिए आप इसका क्या करवा रहे हो, उसी जोन के अंदर मान लीजिए राजस्थान के अंदर जयपुर की ए वैरायटी थी, जयपुर में जो बी और सी थी, इनका आप अलग अलग जोन की एक्स वाई और जी के साथ में क्या करवा रहे हो, क्रॉस करवा रहे हो, करवा लिया, ठीक है। और यहाँ से भी आपको क्या मिल जाएंगे, बीज मिल जाएंगे। तो इस ए का एक्स वैरायटी के साथ में उसी जोन के अदर वैरायटी के साथ में क्रॉस करना, जो बेस्ट प्लांट आएगा, इसमें जो बहुत बेस्ट उन्नत लक्षणों के साथ में आएगा, इसमें जो उन्नत लक्षणों के साथ में आएगा, उन बीजों को अब हम ले आएंगे और उन बीजों का अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रेट करेंगे। यहाँ पर अब चौथे, पांचवें और छठे में, क्योंकि 3 वर्ष के लिए 3 वर्षों के लिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, कोऑर्डिनेट, ठीक है, ट्रायल लेंगे। कोऑर्डिनेट ट्रायल का मतलब क्या होगा, इस जोन की किस्मों को, ठीक है, आप अन्य जोन के साथ के अंदर, फॉर एग्जाम्पल ये जितनी भी वैरायटी बननी थी, जो आपकी संततियाँ थी, इन संततियों का अन्य जोन्स की वैरायटी के साथ में क्या करवाएंगे कोर्स, यही हमने कहा था। ये 3 साल तक चलेगा। अब यहाँ से भी अन्य वैरायटी के साथ में करवाने पे भी जो बेस्ट क्वालिटी, जैसे कि हमारे मास लक्ष्मण होता, हम उसके पौधों को उगाएंगे और उनके लक्षणों को ध्यान में रखकर जो उनमें भी बेस्ट प्लांट उगेंगे, उनके बीजों को हम मार्केट के अंदर क्या कर देंगे, भेज देंगे कि भाई आप किसानों को उगाने दो। तो यहाँ पर बेसिकली प्योर लाइन मेथड के अंदर मास मेथड से आपके पास में क्या आया है, कोई 1 साल ज़्यादा रहा है। वहाँ पे आपने बीजों को इकट्ठा किया था, इकट्ठा करके चेक वैरायटी के साथ में क्रॉस करवा दिया था। यहाँ पर बेस्ट लक्षण वाले पौधों को आप अलग अलग करेंगे, उनके बीजों को अलग अलग रखेंगे, उनको आप पहले ग्रो करवाएंगे अलग अलग रॉ के अंदर, फिर वहाँ से भी उन्नत किस्म के पौधे लेने के बाद में फिर आप इसको क्या करेंगे, चेक वैरायटी के साथ में क्रॉस करवाएंगे, यानी कि तब जाकर आप प्रीमिलिनरी ट्रेट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने क्या करवाया है, यहाँ पे हमने इनिशियल ट्रायल करवाया है और यहाँ पे हमने क्या करवाया है, कोऑर्डिनेट ट्रायल करवाया है। तो इनिशियल ट्रायल और कोऑर्डिनेट ट्रायल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, और चेक वैरायटी का मतलब भी समझ में आ गया। चेक वैरायटी क्या है, किसी क्षेत्र में उगने वाली प्रचित वैरायटी, और इनिशियल मेथड क्या है, किसी जोन की, उसी जोन की डिफरेंट वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस करवाना, और कोऑर्डिनेट क्या है, डिफरेंट जोन्स की वैरायटीज़ को आपस में क्या करवाना, क्रॉस करवाना। और इस तरीके से बेसिकली हम क्या करते हैं, नए प्लांट्स को ग्रो करते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके अंदर क्या था हमारे पास में। तो शुद्ध वंशक्रम के गुण देखिए, किसी भी विविधतापूर्ण समष्टि में सर्वाधिक सुधार होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अब शुद्ध वंशक्रम के अंदर जो शुद्ध लक्षण वाली वैरायटीज़ होती है, मान लीजिए पादप की लंबाई, अच्छी लंबाई के लिए ये वाली जीन है, इस पादप की आपने बीजों की आकार वाले अच्छी वैरायटी जो अपने आप में शुद्ध रखती थी लक्षण को, उससे क्या करवाया, क्रॉस करवाया, या जिसके अंदर बेसिकली आप ऐसे मान लीजिए जिसकी है ना विगर ज़्यादा था, उसके साथ में क्रॉस करवाया। तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, प्योर लाइन मेथड के अंदर जो फसलें अपने शुद्ध लक्षणों को रख रही है, उनके बीच में तो क्रॉस करवा रहे हो। तो शुद्ध लक्षणों के साथ में जब क्रॉस होंगे तो अच्छी अच्छी वैरायटीज़ बनकर ही तैयार होगी, सीधी सी बात है। विकसित किस्मों से शुद्ध वंशक्रम के कारण इनमें आनुवंशिक विविधता का पूर्ण अभाव होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए विकसित किस्में हैं और प्योर को ही लेकर आ रही है, तो अपने जैसे ही प्योर लक्षण, इतनी ज़्यादा इसमें वेरिएशंस नहीं आएंगी। वेरिएशंस कब आती है, जब हर तरह की चीज़ों को हम मिक्स मैच होने दें, है ना। विकसित किस्मों के बीच प्रमाणीकरण के लिए पहचान बहुत आसान होती है। बिल्कुल सही बात है, पादप आपके सामने उग रहा है तो इनको प्रमाणता की आवश्यकता ही नहीं है। जो प्योर है भाई, जो सोना है, उसे किस प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता है, सोना तो सोना ही है। पीतल को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती है या नहीं, पीतल को चेक किया था, सोना तो अपने आप में ही क्या है, प्योर है। तो जो अपने आप में प्योर है उसको प्रमाणीकरण की क्या ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, शुद्ध क्रम के दोष। इस विधि की सफलता के लिए मूल किस्म में आनुवांशिक विविधता का उपस्थित होना बहुत अनिवार्य है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बेटा, आनुवांशिक विविधताओं के बगैर अगर चीज़ एक जैसी ही होगी तो फिर काम नहीं कर पाएगी, ठीक है। विकसित किस्मों का अनुकूलन मूल किस्म की अपेक्षा कम हो सकता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि किस्में जो विकसित करवा रहे हो सकते हैं वो इतनी ज़्यादा अनुकूल नहीं हो, क्योंकि आप प्योर कैरेक्टर्स के बीच में करवा रहे हो ना। जब अनुवांशिक विविधताएं ज़्यादा होती है तो नए कैरेक्टर्स के बनने के चांसेस भी क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। समूह चयन की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। श्रम तथा धन की भी क्या होती है यहाँ पर आवश्यकता
होती है। तो समय जब ज़्यादा लग रहा है तो धन भी ज़्यादा ही चाहिए। वहाँ 6 साल में काम हो रहा था, यहाँ पर 7 साल में काम हो रहा है। बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ा है कि आपको सीड अलग रखने पड़ रहे हैं, तो मेहनत वहाँ पे आपने सारा काटा एक साथ और सारे सीड्स को मिला दिया। यहाँ पे तो आपको ध्यान रखना पड़ा, अच्छा ये पौधा है, इसके सीड लेंगे, उस सीड को पौधे को अलग रखेंगे, सॉरी उसके सीड्स को अलग रखेंगे, तो ये सब कुछ थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर श्रम और धन और समय तीनों ही आपको क्या चाहिए, थोड़े से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुद्ध वंशक्रम चयन व समूह चयन के हम अंदर क्या करके देखते हैं, तुलना करके देखते हैं। विकसित क्रम एक शुद्ध वंशक्रम की, एक शुद्ध वंशक्रम का यहाँ पर क्या होता है, मिश्रण होता है। सही बात है, यहाँ पर तो जो प्लांट है उसके अंदर जो भी प्लांट आए थे, सोचिए मैंने यहाँ पर ए वैरायटी को उगाया था और फिर ए वैरायटी के जो जो बेस्ट प्लांट उगले उनके बीजों को मैंने अलग अलग रखा, शुद्ध रहने दिया। यहाँ पे मैंने सारे बीजों की क्या कर दी थी, मिक्सिंग करती थी। मूल किस्म से कम होती है, इनमें अनुकूलनशीलता मूल किस्म से क्या होगी बेटा, थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या रहेगी, वही समान बनी रहेगी। नई किस्म का उत्पाद, देखिए शुद्ध वंशक्रम लेकर आ रहे हो, जैसा जीनोटाइप यहाँ पर था वैसा ही जीनोटाइप यहाँ पर आने वाला है, तो यहाँ पर समरूपता क्या रहेगी, बनी रहेगी। और यहाँ पर क्या आएगी, अपेक्षाकृत विविधतापूर्ण, यहाँ थोड़ी सी विविधताएं आ जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग चीज़ों के बीच में मिक्सिंग करवा के क्रॉस करवाए जा रहे हो, यहाँ बीजों को मिक्स करके करवाया। इसलिए जो प्लांट ब्रीडर भी है ना, वो शुद्ध, आपको मैंने बोला था ना कि जो समूह चयन से बेटर शुद्ध क्रम है। क्यों, क्योंकि ब्रीडर खुद चाहता है कि भाई एक जैसे प्लांट उगने चाहिए उसके खेत के अंदर, अलग अलग तरह के नहीं, है ना। बीज प्रमाणीकरण के लिए पहचान सरल है क्योंकि शुद्ध है अपने आप के अंदर। यहाँ पे थोड़ा सा कठिन है क्योंकि चीज़ों को आपको ढंग से गौर से देखना पड़ेगा, अलग अलग वैरायटीज़ के बीच में क्रॉस हो रहे हैं, बहुत रैंडम क्रॉस हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपने सब बीजों को मिला दिया, फिर मिलाने से पौधे बने, फिर उन पौधों के भी आप रैंडम क्रॉस करवा रहे हो, तो चीज़ों के अंदर थोड़ा सा क्या होगा, छांटना कठिन होगा। नई किस्मों के विमित लगा समय 8 वर्ष, और सॉरी यहाँ पे गलत है, ये थोड़ा सा आपकी किताब में यहाँ पर लगे हैं आपको 7 वर्ष और यहाँ पर लगे हैं हमें 6 वर्ष। चलिए, नई किस्मों में पुनः चयन का प्रभावहीन व प्रभावशाली होती है। ठीक है, फसल की परागण विधि, इसमें स्वपरागण था, मैंने बोला था। ठीक है, ये स्वपरागण तथा परपरागण दोनों के अंदर होगी, ये मैंने आपको बोला है। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मास सिलेक्शन मेथड में आप कौन सी फसल लेते हैं, वह फसल लेते हैं जो कौन सी फसल, मास सिलेक्शन मेथड में फसलें कौन सी परागण विधि को अपनाती है। तो मास सिलेक्शन में तो आपकी स्वपरागण तथा परपरागण दोनों हो सकते हैं, ज़्यादातर जो होती हैं वो परपरागण वाली होती है वहाँ पर, क्योंकि अलग अलग किस्मों के साथ में। यहाँ पर स्वपरागण, नई किस्में अनुवांशिक विविधता अनुपस्थित, क्योंकि प्योर लाइन से बना रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित होगी। संतति किया जाता है, सदैव किया जाता है, साधारणतः नहीं किया जाता है। सुधार का परिणाम सर्वाधिक होता है क्योंकि प्योर ही कैरेक्टर बार बार आ रहे हैं, और इसके अंदर क्या होता है, थोड़ा कम होता है। चलिए अब देखिए सिलेक्शन मेथड क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर कैसे होगा। स्वपरागण में तो हमने देख लिया है, अब बेसिकली क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट्स के अंदर हम कैसे करेंगे। तो आज आपने जो भी प्योर लाइन मेथड पढ़ा या आप लोगों ने जो मास सिलेक्शन मेथड पढ़ा, ये किन फसलों के चयन के लिए था, वह फसलें जो कि क्या करती है, स्वपरागण करती है। अब वे फसलें जो परपरागण करती है उनका चयन आप कैसे करेंगे वो हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।